नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने एयर इंडिया, एयरबस और बोइंग के बीच $80 अरब के सौदे की सराहना की। त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति के लिए नवाचार का आह्वान। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीतकर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम केप टाउन में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने $80 अरब के एयर इंडिया, एयरबस और बोइंग सौदे की सराहना की है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने कल घोषणा की कि वो एयरबस और बोइंग विमानन कंपनियों से 470 विमान खरीदेगा। ऑर्डर के लिहाज से बोइंग का यह तीसरा सबसे बड़ा बिक्री समझौता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस ऐतिहासिक सौदे से अमेरिका में 44 राज्यों में 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि एयर इंडिया, एयरबेस सौदा भारत फ्रांस संबंधों को एक नया अध्याय देगा। उन्होंने एक ट्वीट में फ्रांस और फ्रांस के उद्योग में भरोसा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एयर इंडिया को नए विमान की आपूर्ति के लिए एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच कई अरब पाउंड के सौदे की सराहना की है और इसे ब्रिटेन के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने भारत के साथ संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 में 3 कंपनियों के बीच हुए समझौते की घोषणा की गई, जिसमें टाटा समूह के स्वामित्व वाले एयर इंडिया द्वारा 250 जेट विमान खरीदना शामिल है। श्री सुनक ने कहा कि एयर इंडिया, एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच यह ऐतिहासिक सौदा दर्शाता है कि ब्रिटेन के विकसित होते एरोस्पेस की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इस समझौते से पूर्वी इंग्लैंड में वेल्स और डर्बीशायर में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और निर्यात तथा अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि ये सौदा एयर इंडिया की महत्वाकांक्षा साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नवाचार करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश के युवाओं ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के नवसृजित स्टार्टअप इकोसिस्टम के महत्व के साथ साथ युवाओं में जोश भरता है। रक्षा मंत्री ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया में मंथन 2023 में इस बात पर जोर दिया कि भारत में स्टार्टअप के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है वो देश के युवाओं के लिए वरदान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक एनवायरनमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है। मंथन प्लेटफॉर्म रक्षा और एरोस्पेस इकोसिस्टम के प्रमुख प्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इनक्यूबेटर्स, शिक्षाविदों और निवेशकों को एक ही छत के नीचे लेकर आता है। श्री सिंह ने कहा कि मंथन स्टार्टअप व्यवस्था की विकास यात्रा का उत्सव है। रक्षा मंत्री ने कहा कि घरेलू निर्माताओं से रक्षा उपकरणों की खरीद वर्ष 2023-24 के कुल पूंजीगत व्यय से 75% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बेंगलुरु में एरो इंडिया के बंधन और समापन समारोह में कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है और रक्षा उद्योग पर सरकार तथा समाज का भरोसा बढ़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि एरो इंडिया 2023 के दौरान भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र दुनिया के अग्रणी देशों के रक्षा क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कल बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान विभिन्न देशों के रक्षा प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान रक्षा सहयोग सहित स्थायी सैन्य अनुबंधों के मुद्दों पर चर्चा हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 16th of February 2023, brings an exclusive interview with Mamang Dai, well-known poet and novelist writing in English from Arunachal Pradesh. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कर्मचारी चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य में कुल 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए हैं। भारतीय बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। चुनाव तैयारियों पर बात करते हैं वहां मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैसी तैयारियां हैं और चूंकि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है तो कैसी स्थिति देख रहे हैं आप वहां पर? निखिल, कल त्रिपुरा में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। यहाँ 28 लाख से थोड़ा ज्यादा मतदाता है और कल मतदान व्यवस्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जाएगी। इसके लिए हर तरह के कदम उठाए गए हैं। जितने भी पोलिंग बूथ है, यहाँ 3000 से थोड़ा ज्यादा पोलिंग बूथ है और सारे पोलिंग बूथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तैनात किया गया है। लगभग सभी पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी किया जाएगा। मैं इस समय रामनगर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम जयनगर क्षेत्र में हूँ, जो भारत बांग्लादेश सीमा पर है। भारत बांग्लादेश सीमा के जो फेंसिंग है उस पर, जिसको जीरो लाइन कह सकते हैं या टेक्निकली इसको हेड ऑफ फेस कहते हैं, उस क्षेत्र में पूरे त्रिपुरा में 165 मतदाता ऐसे हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है लेकिन वो लोग जीरो लाइन पे रहते हैं। यहाँ भी जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ भी कुछ मतदाता है जो कल आके यहाँ पे मतदान करेंगे और इस क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से किया जाए, इसलिए बीएसएफ द्वारा सभी तैयारी कर लिया गया है। यहाँ पे गश्त बढ़ा दी गई है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए कड़ी व्यवस्था किया गया है। निखिल जी, मानस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शिलंग में मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के संकल्प पत्र में राज्य में भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष कार्यबल गठित करने की बात की गई है। पार्टी अध्यक्ष ने महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की अनेक योजनाओं का भी वायदा किया। If we want to go forward, we visualize Meghalaya as a mega Meghalaya. We have to think big. And for thinking big, we have to see to it that speed, scale and skill, all three has to be balanced and matched. And with this intention, we are trying to see Meghalaya. श्री नड्डा ने कहा कि बालिकाओं को केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा और मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होना है। इस बीच राष्ट्रीय पार्टी के नेता राज्य में चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। गारो, खासी और जंतिया हिल जिलों में जनसभाओं और घर घर प्रचार का दौर चल रहा है। एक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिलांग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनपीपी की नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार के और अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कई सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र के तुरा बाजार में पदयात्रा कर रहे हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अगाथा संगमा ने उत्तरी तुरा निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों यूडीपी, एचएसपीडीपी और वीपीपी के नेता भी अपने अपने दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग।
इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए कोहिमा में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इमना एलोंग, बीएलपी नेता और उप मुख्यमंत्री वाई पेट्टन, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बिरला और भाजपा के नागालैंड प्रभारी तथा प्रवक्ता नलिन कोहली भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सकारात्मक आलोचना और गुणवत्तापूर्ण बहस संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे आज गुजरात विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने जन प्रतिनिधियों से कहा कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लें। सदनों में सकारात्मक आलोचना की बजाय बढ़ते आरोपों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि स्वस्थ चर्चा के माध्यम से लोगों के मुद्दे उठाए जाएं। श्री बिरला ने सदस्यों की विधायी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे। कार्यशाला में सभी दलों के निर्वाचित विधायक, सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और नागरिक भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की पहली बैठक आज लखनऊ में संपन्न हो रही है। कार्य समूह ने कल अपनी बैठक में 2 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की थी। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि G20 भारत के लिए दुनिया के एजेंडे को आकार देने का अवसर है। दिल्ली में आज हिंदू कॉलेज के 124वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता ऐसे समय पर हुई है जब विश्व युद्ध, अर्थव्यवस्था और जलवायु सहित विभिन्न संकटों का सामना कर रहा है। श्री कांत ने विद्यार्थियों से देश में सकारात्मक बदलाव लाने और इसकी विकास गाथा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीत ली है। इसके साथ ही इन दोनों ने इस वर्ष होने वाली विश्व चैंपियनशिप तथा अगले वर्ष पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीतने पर अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके आगामी प्रयासों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने रविवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को लाइफ मिशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। जीवन मिशन परियोजना का उद्देश्य 2018 की बाढ़ में बेघर होने वाले गरीबों को मकान उपलब्ध कराना था। शिवशंकर इस वर्ष 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु और सेलम में HPZ नाम के ऐप आधारित टोकन और विभिन्न संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली है। HPZ टोकन उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश के खिलाफ उच्च रिटर्न का वायदा करता था। HPZ टोकन और अन्य के खिलाफ कोहिमा, नागालैंड में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण मध्य रेलवे की माल भाड़े में सर्वाधिक आय अर्जित करने का नया रिकॉर्ड बनाने पर सराहना की है। एक ट्वीट के उत्तर में उन्होंने इसे अच्छा रुझान बताया। दक्षिण मध्य रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में इस महीने की 10 तारीख तक माल भाड़े से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है। इंडिया पोस्ट के एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि ये डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन में रुचि बढ़ाने का अच्छा तरीका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने एयर इंडिया, एयरबस और बोइंग के बीच $80 अरब के सौदे की सराहना की। त्रिपुरा में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का युवाओं से अगली पीढ़ी की औद्योगिक क्रांति के लिए नवाचार का आह्वान। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीतकर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम केपटाउन में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।